बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया है एक तरीके से, और इसके अलावा कई ऐसी योजनाओं का जो है वो ऐलान किया गया है, लेकिन इसमें कई चीज़ों को सस्ता किया गया है। जो लोगों के नज़र में भी रहता है कि बजट जब आया है तो क्या चीज़ें सस्ती होगी, महंगी होगी, उसमें कई चीज़ें हैं जो सस्ती हुई हैं, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ये उम्मीदें रहती है कि टैक्स स्लैब, जो इनकम टैक्स हम भरते हैं, उसमें कोई बदलाव होता है कि नहीं होता है, उसमें कोई छूट दी जाती है कि नहीं दी जाती है, इस पर सबकी नजर रहती है। तो पहले हिस्से में हम टैक्स स्लैब को लेकर ही चर्चा करेंगे कि टैक्स स्लैब को लेकर इस सरकार ने दावा किया है कि हमने लोगों को राहत दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस पर क्या नजर रखते हैं, उनका क्या व्यूज है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी सरकार ने तीसरे टर्म में अपना पहला बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए कर दिया गया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपए था। आपको बता दें कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख रुपए की सालाना इनकम पर 5% का टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए पर 10% और 10 से 12 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपए के एनुअल इनकम पर 20% और 15 से ज्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। पहले ये कटौती 15,000 रुपए थी। वहीं इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 CCD में गैर सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को भी 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रावधान किया गया है। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसके जरिए आप समझ गए होंगे कि दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया लोकसभा में तो उन्होंने टैक्स स्लैब को लेकर क्या कुछ दावे किए हैं। उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, बताया जा रहा है कि वो न्यू टैक्स रिजीम जो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं या जिन्होंने एडॉप्ट कर रखा है, उनको ही ये लाभ डिडक्शन का मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक्सपर्ट हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान CA विकास पारख साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले ईशान तुलसियान साहब से। ईशान जी, आपको क्या लगता है ये जो टैक्स स्लैब में जो भी बदलाव हुआ है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? सर देखिए, बहुत बड़ा तो कोई लाभ ऐसे मिला नहीं है न्यू टैक्स रिजीम को। ये आशा जरूर थी, अपेक्षा जरूर थी कि न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट किया जाएगा 2020 में जो प्रमोट किया गया था, और ये भी आशा थी कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसे मतलब कि उसे प्रचार नहीं किया जाएगा, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं। देखिए, आप अगर देखोगे तो जो टैक्स स्लैब चेंजेस हुए हैं 3 से 7, 7 से 10, पहले 3 से 6 थे, फिर 6 से 9 थी, तो ये आपका जो डिफरेंस हुआ इसमें मात्र 17,500 रुपए का जो है वो छूट मिला है सैलरीड वर्किंग क्लास को। इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अपना, जो सैलरीड वर्किंग क्लास में ओनली फॉर न्यू टैक्स रिजीम, ये पहले 50,000 था, एक एडहॉक अमाउंट मिलता है। इसमें क्यों अलग अलग खर्चे उन्हें नहीं मिलते, ब्रॉडबैंड के अलग नहीं मिलते, ऑफिस आने जाने के नहीं मिलते, तो ये 50,000 फिक्स किया था 2019 से। तो उसमें हमारा एक अपेक्षा थी कि ये बढ़ना चाहिए 75,000 से 1 लाख, लेकिन ये 1 लाख तक नहीं बढ़ी है, ये 75,000 तक ही बढ़ी है। तो इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख करके, अब इन्फ्लेशन देके 5 साल में अगर 5% भी करे तो 25 से 30% तो इन्फ्लेशन बढ़ गए, तो उसमें से भी 75,000 बढ़े। प्लस हमारी एक और अपेक्षा थी कि ये जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है 30%, ये चीज भी मतलब कि अराउंड 20 से 25 लाख का जो आपका ये थ्रेशोल्ड है उस पे ये किया जाए, और बीच में एक 25% का मतलब कि टैक्स स्लैब दिया जाए, जिससे कि 15 लाख से ऊपर के जो भी ये आय वाले लोग हैं उनको 25% टैक्स मतलब कि देने के लिए बोला जाए। ये 30% अभी भी है, तो बहुत ज्यादा स्लैब्स रेट्स में ऐसा कोई बहुत बेनिफिट तो नहीं मिला है जितना इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो अभी जो सैलरी ट्रेंड्स जो देखते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दी गई है ये। लेकिन इसमें क्या सर, मैं राजकीय लाखोटिया साहब, मेरे मन में एक सवाल है कि
चूंकि सर ने 15 लाख से प्लस वालों का जिक्र किया और कहा कि एक उम्मीद थी कि शायद उसका जो 30% है उसको घटाकर 25% किया जाए। जो लोअर लिमिट है इसमें जैसे 3 लाख और उसके बाद 3 से 7 लाख पर 5%, क्या इसको लेकर भी कोई अपेक्षा थी कि इसको शायद और थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत है, वो 5 से 10 लाख का स्लैब हो जाए कुछ इस तरह से? थैंक यू शाह आलम जी। पहले तो मैं ईशान जी ने जो अपना पक्ष रखा जी उससे जी पूरी तरीके से अग्री करता हूँ जी कि ये एक अपेक्षा थी, लोगों में इंटरेस्ट था कि उनको एक और बेनिफिट मिले इसमें। जिस हिसाब से बेनिफिट की अपेक्षा थी वो मिला नहीं है। देखिए, इंडिया इकोनॉमी जो है वो हमेशा सेविंग बेस्ड इकोनॉमी रही है, हमेशा से सेविंग्स को प्रमोट किया जाता था, पर न्यू रेजिम में सेविंग्स को हमेशा सेविंग्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम सेविंग्स के बेनिफिट को छोड़ रहे हैं। सेकेंडली, आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड 10, 15, 20 साल में हमारे मेडिकल के खर्चे, हमारे एजुकेशन के खर्चे जिस प्रोपोर्शन में बढ़े हैं, बिल्कुल उस प्रोपोर्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। आज से 10 साल पहले भी 50,000 था, आज उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। तो यदि उस एंगल से मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा कोई रियायत नहीं है। गवर्नमेंट चाहती तो इसमें एक सैलरीड क्लास के लिए बहुत अच्छी कुछ प्रोविजन ला सकती थी। और एक जो मेरा सवाल था कि लोअर जो 3 से 7 लाख पर 5% है, क्या वो भी बढ़ाया जा सकता था कि भाई 3 लाख तक कोई ये नहीं है, टैक्स नहीं है, बेसिक एग्जेम्पशन जो होता है। यदि आप बेसिक एग्जेम्पशन के पीछे लॉजिक समझे तो इंसान को अपने रोजमर्रा के खर्चे और जरूरत के खर्चों के लिए एक रियायत दी जानी चाहिए। उसके पीछे एक बेसिक एग्जाम्पशन का लॉजिक आता था। ओवर द पीरियड ये सारे खर्चे जिस प्रोपोर्शन में बढ़े, जिस इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़े हैं, उस इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको रियायत जो बेसिक एग्जाम्पशन में आज तक नहीं मिली है। तो हिसाब से देखा जाए तो ये भी जो लोअर तबके पे भी जो स्लैब्स है वो बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा और बढ़ाना जरूरी था। बिल्कुल। सर, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा विकास पाठक साहब इस बजट के ऊपर? देखिए, अगर आप बजट की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल ये एक अच्छा बजट है। अगर आप देखें कि बजट के अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर ने सब एरियाज को टच कर लिया है। ये एक इंक्लूसिव बजट है। आप अगर देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हुई है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में बात हुई है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन के ऊपर बात हुई है और स्किलिंग के ऊपर भी बात हुई है। और इसके साथ साथ इन्होंने एमएसएमई पे भी चर्चा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चर्चा की। अगर आप ये देखें कि जो इनका इंटरिम बजट आया था फरवरी में इसी साल, तो उसमें इन्होंने कई सारी चीजों के बारे में इन्होंने बोला था, उसी चीज को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक जो आगे की जो 4-5 सालों की योजना है उसके हिसाब से ये लोग पूरा आगे बढ़ रहे हैं और सब सेक्टर्स को टच कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा इसके अंदर में मेरा जो व्यू है वो ये है कि ओवरऑल ये बहुत ही एक अच्छा बजट है और इंक्लूसिव बजट है और सब चीज़ों को इसके अंदर में कवर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल पारक साहब, आपने कहा कि सब कुछ को कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो रिएक्शंस आए हैं उसमें कहा गया कि देखिए ये सरकार ये 11वां बजट अपना पेश किया। अगर देखेंगे तो 11 साल हो गए इस सरकार को। इस सरकार ने हर बजट में यही बात कही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फ्यूचर इंडिया कह सकते हैं उसको, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, इंक्लूसिव सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और हर साल यही सुनने को मिला है। नतीजा यह है कि जो ज़मीनी स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आज भी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, आज भी हर जगह फ्लाइट की सुविधाएं नहीं है, आज भी फ्लाइट कैंसिलेशन हो रही है, आज भी युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, आज भी सरकारी नौकरियां नहीं है, महिलाओं को जिस रेशियो में एम्पावर होना चाहिए वो एम्पावर नहीं हुई हैं। तो सारे सवाल वहीं के वहीं हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 11 साल बाद भी अगर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो वही दे रहे हैं जो 11 साल पहले आप दे रहे थे? पारक साहब, ये जो आप बात बोल रहे हैं ये कुछ हद तक जरूर सही है, क्योंकि जो वादे किए जा रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन वो एक चैलेंज रहा है। उसमें एक तकलीफें जरूर आई है। तो उसके अंदर में कुछ कहीं ना कहीं दो चीजें होती है कि कई चीज जो आप चाहते हो कि इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ में आपको एक जो स्टेट के अंदर में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें इशू आ रहा है। एक तो ये भी एक रीजन है, और दूसरा ये बात है कि जो ये करना चाह रहे हैं उसके लिए ये लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद में कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसका लेखा जोखा हमें नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपकी बात सही है कि इनको अब जितना भी इन्होंने अभी तक जो
वादे इन्होंने किए हैं, जो इन्होंने बजट में कहा है किया है, उसका एक लेखा जोखा भी हमें जरूरी है कि वो एक पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए कि ये जो किया गया था इसमें से कितना एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुआ, कितने उसके बेनिफिशियरी रहे। कोई बिजनेस के लिए आप लोग प्लान करते हैं तो आप तो ये करते ही हैं भाई कि पिछले जो हमारे प्लान रहे हैं वो कितने सक्सेस हुए हैं, क्योंकि कॉमर्स का मैं भी स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे भी थोड़ा पता है कि जब आप पिछला कोई प्लान करते हैं तो उसका एक सक्सेस रेशियो भी निकालते हैं, देन नेक्स्ट प्लान करते हैं। तो वो पता नहीं कहाँ है, ये नहीं पता। लेकिन तुलसियान साहब, मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि टैक्स को जब आप पढ़ते हैं तो एक सरकार की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है या चर्चाओं में एक बात आती है कि मिडिल क्लास या सैलरीड क्लास को कितने भी टैक्स स्लैब में आप छूट दे दो, हर बार उनका रिएक्शन यही रहता है जो रिएक्शन आज आपका था कि इसमें और होना चाहिए था, इसमें थोड़ी छूट होनी चाहिए थी, बहुत कुछ नहीं मिला। लेकिन सरकार की भी तो अपनी बाधाएं हैं या कह सकते हैं एक बाउंड्रीज है कि उससे वो बाहर नहीं जा सकते। आपको लगता है कि आज की जो इकोनॉमी है भारत की, उसमें इसकी कोई गुंजाइश थी जिसकी बात आप कर रहे हैं क्या, और छूट और स्लैब में चेंजेस? सर देखिए, अपने अगर सैलरी क्लास के एमएसएमई वर्ग की बात करती है तो अपने 50 से 60 करोड़ जो अपने चलिए मानिए 20-30 करोड़ फैमिलीज, उसमें अगर 2 आदमी भी अगर प्रति परिवार अगर टैक्स पे करते हैं तो 40 से 50 करोड़ टैक्स पेयर्स है जो मिडिल क्लास के है, सैलरीड के एमएसएमई। अब आप ये समझिए 2014-15 से लेके 2024-25 तक एवरेज में अगर इन्फ्लेशन रेट एनुअल 5% भी लेते हैं तो 80% तक का इन्फ्लेशन क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन हो गया। बिल्कुल। अब जैसे सर आप जैसे ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 2018 में 40,000 था, फिर 2019 में 50,000 किया गया, अभी 75,000 की अपेक्षा तो थी सर, 1.5 लाख की 75,000 की गई। आप ये समझिए 2014-15 से जो अभी 80% तक जो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, उसके लिए आपका कितना डिस्पोजेबल इनकम हाथ में आता है, बहुत कम। अब सर ये भी समझिए कि आप जो मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स का आप जो बात कर रहे हो, जो आप गवर्नमेंट का जो आउटलुक का बात कर रहे हो, तो कंजम्पशन बेसिस पे अब हमारा इकोनॉमी चलता है। जहां पर कंजम्पशन बढ़ेगा उसके लिए हाथ में आय चाहिए, जो टैक्स चार्ज होने के बाद में हाथ में आय बचे। वो अपने जो मिडिल क्लास 40-50 करोड़ जो अपने मध्यम वर्ग है, उनके हाथ में अगर आप ज्यादा आय छोड़े तो ज्यादा कंजम्पशन होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपका ज्यादा डिमांड से और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन होगा, तो इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। तो इसमें 17,500 की ये जो राहत मिली है या ये 50 से 75,000 हुई है, ये एक तरीके से लॉलीपॉप मतलब कि दिखाया गया है। इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारे एक और अपेक्षा थी कि एचआरए जो हमारी हाउस रेंट अलाउंस है वो नए स्कीम में जैसे कि अवेलेबल ही नहीं है। वो कुछ नए स्कीम में सर थोड़ी बहुत डिडक्शंस लानी चाहिए, 80D के लाने चाहिए, 80C के थोड़ी कुछ लानी चाहिए। अब ये आशा है अगले 2 साल में कि ये पुराने स्कीम जो है उनको रद्द कर दिया जाएगा। अब सर पुरानी स्कीम को अगर आप रद्द करते हो तो ये जो सेविंग्स मेंटालिटी, निवेश की जो मेंटालिटी है, जो 80C में पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, जो हमारी ये लाइफ LIC के है, होम लोन्स जो है हमारे 24B में, तो उसका तो कोई राहत ही नहीं है सर ये नए वाले स्कीम में। तो ये जो हमारी हैबिट है, इंडिया हमारी इंडिया ही बुलाई जाती है ना, कि वो अमेरिका नहीं बुलाई जाती, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का हमारा कल्चर है। बिल्कुल। तो उसको भी मद्देनजर रख करके नई स्कीम को भी थोड़े बहुत से आप मतलब कि एचआरए थोड़ा सा दीजिए, 24B में जो इंटरेस्ट डिडक्शन है, जो आपके एग्जिस्टिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख भी नहीं है जो पुराने में है, जी जी, प्लस आपके ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस थोड़े 80C है, 80D है, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से थोड़े आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपसे मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। अभी तक जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का किस में रहा है, ओल्ड में या न्यू? सर देखिए, अभी बजट प्रेजेंट होने से पहले जो हमारी मूल्यांकन थी वो ये थी कि 75% फीसदी जो लोग हैं वो अभी भी ओल्ड में है। लेकिन निर्मला सीतारामन जी अपने बजट में बोली कि 2/3 मतलब 66% 2020 से लेके 2024 4 साल में नए वाले जो स्कीम है वो ले चुके हैं। तो ये एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट है। लेकिन सर नए स्कीम को और पॉपुलराइज करने जो पुराने एस्टैब्लिश्ड जो टैक्स पेयर्स है वो अभी भी नए पुराने स्कीम्स में जा रहे हैं, क्योंकि उनका 15 साल का हाउसिंग लोन चल रहा है। 50 लाख का भी अगर घर है उस पे 6 लाख का 12% लेके भी 6 लाख का जो आपका इंटरेस्ट आता है, 2 लाख का बात देते हैं तो 6 लाख का एनुअल में कैसे फिट होएगा? ट्यूशन फीस है, सुकन्या समृद्धि है, सब है, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे मैं बोला, तो ये सब पहले का फिक्स किया हुआ है उनका, 15 साल का पीपीएफ का उनका किया हुआ, तो वो नए में किस चीज के लिए जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि नए में कैसे जाएगा। सरकार दावा कर रही है कि 66% लोगों ने नए रिजिम को अपना लिया है। फिर नए रिजिम में अगर 50 से 75,000 का ही डिडक्शन है, ओवरऑल डिडक्शन, तो इतने 75,000 रुपए में क्या होता है जितने चीजों को इन्होंने गिनवा दिया। अभी यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
At GNIHM, we follow a recipe of guidance, mentorship, a whole lot of creativity and industry experience so that you can follow your passion. GNIHM, spread your wings. ऐसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है, टूटता नजरों का सबर। प्रिया गोल्ड स्नैकर क्रीम बिस्किट्स, बिन खाए रहा ना जाए। IEM-UEM, a distinguished educational institution, emphasizes placements, academic discipline and foreign study opportunities. चुपती जलती गर्मी, गर्मी की पकड़ का मौसम आया, पसीने ने सताया और चुभती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। नीम और तुलसी युक्त नया डर्मीकूल घमौरियां हटाए, ठंडी राहत दिलाए। ठंडे डर्मीकूल का। NSHM Knowledge Campus. Be the next. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे ताज़ा टीवी की खास पेशकश मोदी सरकार 3 का पहला बजट कैसा है। एक्सपर्ट्स की नज़र से हर चीज़ पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो हमने आपको स्लैब की चर्चा की, जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको लेकर क्या कुछ प्रोविजंस है, हमारे एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय रखी है। अब थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं राज के लाखोटिया साहब के पास। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो वित्त मंत्री का जो भाषण होता है वो तो बहुत संक्षेप में होता है, बहुत ही समराइज होता है, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ अंदर रहती हैं। तो टैक्स को लेकर जो और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? सर, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि पिछले 8-10 साल के बजट को यदि हम देखें जी, तो इस बार का फाइनेंस बिल सबसे लेंदी होगा प्रोबेबली। आई एम श्योर माय को पैनलिस्ट विल एग्री टू दिस। And I was going through the final points of the memorandum which is available after the budget speech. जी, There are lot many changes, long term capital gains में changes हुए हैं, capital gain के calculations में changes हुए हैं, indexation benefit को हटा लिया गया है। एक जो जनरल पब्लिक को एक बेनिफिट मिलता था कि शेयर्स पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, वो बढ़कर के 12.5% हो गया। साथ ही साथ एक दूसरा बेनिफिट ये भी मिला है कि जो अदर देन लिस्टेड एंटिटीज पे कोई कैपिटल गेन होता था तो उस पे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता था, वो घटा करके 12.5% हो गया जी। पर एट द सेम टाइम उन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता था जो कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए होता था, रीजन उसका ये था, उसको उन्होंने हटा लिया है। तो कुछ बेनिफिट उन्होंने दिया है, कुछ बेनिफिट उन्होंने हटा लिया है। यदि मैं और आगे बढ़ूं, बिजनेस के एंगल से देखूं तो एमएसएमई सेक्टर की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। एक नया प्रोविजन आया था 43B सब क्लॉज H लास्ट बजट में ऑनरेबल
फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि यदि 45 दिन के भीतर एमएसएमई सप्लायर को पेमेंट नहीं होता है तो वो खर्चा बिजनेस को अलाउ नहीं होगा उस साल। और ये एमएसएमई सेक्टर की बहुत बड़ी डिमांड थी कि इस प्रोविजन को डेफर कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज पूरा सिस्टम इसके लिए रेडी नहीं है अभी। और हम लोग सबका बहुत होप था कि इस पर्टिकुलर बजट में उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बट उसके ऊपर कुछ भी बजट में प्रोविजन नहीं मिले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एंजल टैक्स के नाम से जाना जाता है, कि यदि हम कोई शेयर इशू करते हैं, कोई कंपनी कोई शेयर इशू करती है जी, और इशू प्राइस इज more than the fair market value of that share, then the excess amount will be considered as income from other sources for the business and उसके ऊपर टैक्स लगता था जी। तो थैंकफुली उन्होंने ये टैक्स हटा लिया है। तो देयर आर सर्टेन प्लस, देयर आर सर्टेन माइनसेस विच आर देयर इन द इंटायर बजट। पार्टनरशिप फर्म की बात करें या एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में पार्टनर्स का रेम्युनरेशन जो अलाउंस होता था उसका स्लैब पिछले 15-20 सालों से सेम चला आ रहा था। इस बार उन्होंने उसमें कुछ चेंज किया है, 3 लाख की लिमिट को बढ़ा के 6 लाख की लिमिट में लेके आए हैं। बट एट द सेम टाइम पार्टनरशिप रेम्युनरेशन पे टीडीएस का प्रोविजन ले आए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत हरक्यूलिन टास्क होगा, टीडीएस ऑन डिडक्शन ऑन द पार्टनर्स रेम्युनरेशन। तो देयर आर मेनी सच फाइनर पॉइंट्स विच आर in the process, we are still in the process to get further information on this. पारक साहब, कल जब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी तब निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जो रियल एस्टेट है वो बहुत अच्छा बूम कर रहा है देश में, और उससे जो है हम रोजगार देने में भी कामयाब हो रहे हैं। आज जब बजट आया तो रियल एस्टेट को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह में प्रिवेलेंट है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन हो, चाहे स्टैम्प ड्यूटीज हो, उसके लिए। तो इसके ऊपर में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को इम्पैक्ट करती है। एक अच्छी चीज़ जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली जी, वो ये था कि वो लोग ये कोशिश में है कि जो स्टैम्प ड्यूटी कुछ जो राज्यों में बहुत ज़्यादा है उसको किस तरह से कम किया जाए, और उसके लिए जो केंद्र है वो भी उसके लिए सपोर्ट करेगा राज्य को। ये अच्छी चीज है। दूसरी उन्होंने बोला कि जो कि वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक्ड है कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेती है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी में कुछ रियायत के लिए कुछ स्कीम लाएंगे। तो ये तो अच्छी बात उन्होंने बोली जी। अब इसके बाद में क्या हुआ कि आज रियल एस्टेट, या जैसे कि अभी राज जी बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर में आज तक टैक्स लगता था 20%। अगर हम शेयरों को छोड़ दें एक बार के लिए, तो शेयर मार्केट को छोड़ दें तो अदर जितने भी एसेट्स है, चाहे आपकी ज्वेलरी हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, कोई भी जो एसेट है उसके ऊपर में आपको 20% टैक्स देना पड़ता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, जिसको इन्होंने 12.5% कर दिया। तो एक बार के लिए इसमें प्रॉपर्टी भी आती है, तो एक बार के लिए तो सबको लगा कि ये बहुत अच्छी बात है। पर उसके बाद फाइन प्रिंट के अंदर में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि इसके अंदर में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जी बिल्कुल। सपोज करिए कि किसी भी की प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपके दादाजी की या किसी की प्रॉपर्टी है जो कि आपके पास है, जो कि 2001 से पहले की खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी जी। उसमें आज के दिन क्या प्रावधान था इस बजट के पहले तक कि 2001 के अंदर उसकी जो भी मार्केट वैल्यू थी उसके ऊपर आपको इंडेक्स मिलता था। सपोज करिए कि 50 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू थी 2001 में, उसका लगभग समझ लीजिए कि 3.5 से 4 गुना उसका इंडेक्स हो जाता है। तो आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो गई, ठीक है। और अब आपने उसको बेचा सपोज करिए 3 करोड़ में, तो 1 करोड़ के ऊपर में आपका 20%, 20%, 20 लाख रुपया लग रहा था। अब वही जो 50 लाख है वो 50 लाख रुपया आपका आज के दिन आप 3 करोड़ में बेच रहे हो, तो 2.5 करोड़ रुपए पे आपको इंडेक्स 12.5 लगेगा, 12.5 लगेगा। तो 2.5 करोड़ के ऊपर में अगर आप 12.5% जोड़ेंगे तो वो रफली 30 लाख रुपया मेरे हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आज आप पहले जितना टैक्स दे रहे थे उससे ज्यादा भी देना पड़ेगा। तो ये चीज जो है ये प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी, खास करके उन लोगों को जिनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज थी या पुरानी ज्वेलरी है जो आप आज बेच रहे हो। तो इसके ऊपर में रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं ना कहीं इसके ऊपर में हिट आएगा। दूसरी और एक बात है कि उन्होंने एक और फाइन प्रिंट में प्रोविजन दिया है कि आपकी जो भी रेंट की इनकम है वो रेंट की इनकम आप पहले क्या है कि कई डेवलपर इसको बिजनेस इनकम में भी दिखा देते थे। अगर आपका सपोज करिए कि
स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो अनसोल्ड स्टॉक है, आप उसको रेंट पे लगाते हो तो वो बिजनेस इनकम में आता था। अब उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन ला दिया गया कि कोई भी रेंट की इनकम है तो वो रेंट की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये चेंजेस रियल एस्टेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल, इस पर सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो एक अच्छे तरीके से समझाए। एक और चीज इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की जो बात हो रही है, उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू अब हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले जो प्रोविजन था कि 1 अप्रैल 2001 का आप फेयर मार्केट वैल्यू कर लीजिए और उसके बाद में इंडेक्स बेनिफिट ले लीजिए, वो अब करंट बजट के बाद में 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू अलाउ होगा या आपकी पुरानी कॉस्ट जो है उसी कॉस्ट से आपका कैपिटल गेन डिटरमिन होगा। इसकी भी क्लैरिटी अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है, फाइन प्रिंट से पता चलेगी। एक और एस्पेक्ट है, सो फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न, हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बैंक बहुत हाउसिंग लोन देती है और गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि हाउसिंग लोन को प्रमोट किया जाए, ज्यादा हो, बढ़ावा दिया जाए। बट न्यू स्कीम में आपको हाउस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हैं लोन पे, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो उसके कारण भी एक रियल एस्टेट सेक्टर पे बहुत बड़ी मार आती है। रियल एस्टेट सेक्टर में जैसे कि जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, हमारे को पैनलिस्ट इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से बोले थे, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से भी रियल एस्टेट में बहुत बड़ी अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो मकान बनने के टाइम में जो पेमेंट होता है, मानिए कि आपके स्टील के ऊपर पेमेंट हुआ, मानिए कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स हुए, मानिए बालू के ऊपर पेमेंट हुआ, जो बनने में इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक क्रेडिट बोल करके कंसेप्ट होता है, डीमेरिट क्रेडिट। तो आप जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के तरफ आप पेमेंट करिए अपना मकान बनाने के लिए, जो आप एक मॉल ही आप समझ लीजिए, हॉस्पिटल समझ लीजिए, जो भी है, उसको आपको फर्दर रेंट आउट करना है, कोई तरीके से आपको उसको कमर्शियली यूज करना है, तो वो आपका ब्लॉक किया गया है। तो ये अपेक्षा थी कि भाई रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए, जिससे कि अफोर्डेबल बने, तो एटलीस्ट जो बिल्डर्स है जो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अवेल कर सके, जो भी अपने माल जो वो खरीदते या जो भी सर्विस अवेल करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, जो कमर्शियली अपना बेचते हैं, तो वो चीज अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है जो बजट में अपेक्षा थी। यानी आप कह रहे हैं कि जो सामान खरीद कर उसमें लगाते हैं रॉ मटेरियल्स, उसके ऊपर जो इनपुट क्रेडिट बिल्डर्स को देना होता है, उसको अगर वो दूसरी जगह अवेल कर पाए, मतलब कि जैसे रेंट में या सेल में, वो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सके, जो भी अपने सामान तो उससे रेट के ऊपर असर आएगा, उससे उनका कॉस्टिंग कम होगा, लेकिन वो अपना कॉस्ट में ऐड कर रही है क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट माना जा रहा है अंडर सेक्शन 17(5). बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सजेशन है आपका, लेकिन इसका अभी कोई जिक्र उसमें इसमें अभी कोई जिक्र नहीं है, और एक केस लॉ भी फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी उसका भी देखते हैं। लेकिन एक चीज और है तुलसियान साहब, कि जब भी हम लोग प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, रियल एस्टेट की चर्चा करते हैं, तो एक बात आती है और बहुत हिट करती है पब्लिक में, क्योंकि अपने जो अभी चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड चर्चा है, बहुत ही कहते हैं कि वो क्या कहिएगा, टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर। एक चीज़ बहुत हिट करती है कि भाई स्टैंप ड्यूटी जो है वो अगर आप विमेन के नाम से लेते हैं तो 1 रुपए लगेगी, या ऐसा भी कुछ आज प्रोविजन किया गया है इसमें, तो उसको वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज होता है, बहुत चर्चा होती है कि देखो ये सरकार इस तरीके से, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसमें तो फाइन प्रिंट से उसमें अनाउंसमेंट तो की गई थी कि ऐसा कुछ बेनिफिट्स उनको मिलेगा। इनफैक्ट स्टेट लेवल पे जैसे विकास जी भी बोल रहे थे कि अपने बंगाल गवर्नमेंट में भी रैशनलाइजेशन अभी हुआ था स्टैंप ड्यूटी का, जैसे 5.75 6.5% था, वो आपका शायद मार्च के अंदर तक, पहले दिसंबर फिर एक्सटेंड किया गया, तो वो 4.5 से 5% के अंदर में अगर आप उस टाइम तक प्रॉपर्टी रजिस्टर कर ले तो आपका उतना अवेल हो जाएगा। तो ये तो देखिए तालमेल की बात है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉलिसी डिसीजन है जिससे कि और ये आपका जो बूस्ट और मिले, रियल एस्टेट सेक्टर अभी काफी रिवाइव भी हुआ है और काफी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है इसमें। थोड़ा सा और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जीएसटी के पर्सपेक्टिव से और इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, यहां में एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो थोड़ा सा पूरे बजट को जो एमएसएमई सेक्टर है उसके हिसाब से देखेंगे, जो छोटे मध्यम बिजनेसमैन हैं उनके हिसाब से हमारे एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, खासकर जीएसटी के लिहाज से या इनकम टैक्स के लिहाज से क्या सोचते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। लौटते हैं। SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. Hands up. Got it. Good shot.
क्या? मक्खन का तड़का, मीठे का एहसास और साथ में सेहतमंद कलौंजी। प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट्स, कलौंजी के साथ मक्खन का तड़का। Bajbaj Institute of Technology, a multidisciplinary engineering college in Kolkata. MBA and NAC accredited, we believe in imparting quality education. Spread over 20 acres, our lush green happy campus offers spacious multimedia classrooms and well-equipped labs. With a placement track record of over 80%, your future is secure in our hands. Enroll now and shape your future with us. Admissions open now. For more information, visit bbit.edu.in. उड़े जब जब जुल्फे मेरी उड़े उड़े झड़ जब जब जुल्फे तेरी तो हार्मफुल केमिकल शैम्पू क्यों आयुर्वेदिक केशिंग अपनाने फिर देख कैसे बाल खिले 21 जड़ी बूटियों और एलोवेरा वाला केश किंग आयुर्वेदिक एंटी हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल कम 98% तक। उड़े जब जब जुल्फे मेरी। You dream? We make it true. Get UCO home loan and car loan. Attractive interest rates, wallet-friendly installments, round-the-year offers. Can to apply. जिस TMT बार से बने देश के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स, मेट्रोज, ब्रिजेस, उसी श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार से बनाया हमने अपना घर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताजा विशेष, और इस विशेष में कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी की जो सरकार है, तीसरी सरकार, उसके पहले बजट की, और उस बजट का क्या असर है ये हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर विनीत गोयल अपनी बात रख रहे हैं। प्रति बछरेर मतो एबारो कोलकाता पुलिस एवं कोलकाता पुरसभार যৌথ उद्योगे शरदात्सव आगे विभिन्न पूजो कमिटिर संग हाँ जिलागुली कनेक्टेड है तो এটা দেখিয়ে দাও जिलागुली माननीय मुख्यमंत्री निर्देशे प्रति बछरेर मतो एबारो कोलकाता पुलिस एवं कोलकाता पुरसभार যৌথ उद्योगे शारदात्सवेर आगे विभिन्न पुजो कमिटिर संगठक एवं सब धर्मेर प्रतिनिधिदेर निये आज के प्रशासनिक एवं समन्वय सभार आयोजन करा होयेछे। माननीय मुख्यमंत्रीर अनुप्रेरणा। दरअसल एक कार्यक्रम कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में चल रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम को करती हैं और इसमें लोगों के साथ उनका संवाद होता है। उसी कार्यक्रम में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल अपनी बात रख रहे थे। खैर, एक बार फिर से हम लौटते हैं बजट के ऊपर, और बजट के ऊपर हमारे साथ वो तमाम एक्सपर्ट हैं जो देश के लिए एक तरीके से रणनीति बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस की एक बड़ी भूमिका होती है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, और उस बिजनेस के प्लानर हैं ये लोग, जो भी चाहे वो इनकम टैक्स के हों, जीएसटी के हों, चाहे वो बिजनेस प्लान करते हों, निश्चित तौर पर इकोनॉमी में एक बड़ी भूमिका इनकी होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आज जो बजट पेश किया गया उसमें एमएसएमई, जिसे हम लोग कहते हैं कि छोटे मध्यम वर्गीय जो बिजनेस होते हैं, उसके नज़र से ये बजट कैसा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। राज के लखोटिया साहब चूँकि इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं, तो हम इनकम टैक्स की नज़र से जो बिजनेस है, बिजनेस क्लास है, उनको कितनी राहत है या किस तरीके से वो चीज़ों को देख रहे हैं, इसका क्या असर होगा एमएसएमई पर, वो अपनी बात रखेंगे। राज के लखोटिया साहब। तो शाह आलम जी, मैं 3 इम्पॉर्टेंट मुद्दे हाईलाइट करना चाहूँगा एमएसएमई के एंगल से। सबसे पहला है रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बदलाव लाया है जो कि एमएसएमई के बेनिफिट की है। पहले रीअसेसमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास पावर थी कि 10 साल तक वो पास्ट में जाकर के
फाइल को खोल सकते थे। इस बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एक प्रोविजन डाला है कि ये रीअसेसमेंट को वो 10 साल तक नहीं जाके 5 साल तक ही जाएंगे और 5 साल के पहले नहीं जाएंगे। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि इतने पुराने सालों के डिटेल्स रखना, उनके सारे डिटेल्स को संभाल के रखना और जरूरत पड़ने पे प्रोड्यूस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, जो कि एमएसएमई के लिए संभव नहीं हुआ करता था। दूसरा एक वेलकम स्टेप है, विवाद से विश्वास स्कीम वापस से इंट्रोड्यूस की गई है। तो यदि कोई मैटर किसी एमएसएमई बिजनेस का कहीं पे अनसेटल्ड है, अभी ऑलरेडी लिटिगेशन में है, तो अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम दे कैन सेटल द मैटर। आई एम श्योर लास्ट टाइम जो विवाद से विश्वास स्कीम आई थी, जिसमें कि इंटरेस्ट और पेनल्टी पे वेवर दिया गया था, आई एम श्योर कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। जस्ट टैक्स पेमेंट करके पॉसिबली उनके सारे लिटिगेशन सेटल्ड हो जाने चाहिए जी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि बिजनेस करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, और कैपिटल एज यू नो कि आज की डेट में बहुत सारे लोग आउटसाइड इंडिया भी इंडिया में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, और विद इन इंडिया भी स्टार्टअप का जमाना है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। इन सब इन्वेस्टमेंट्स में एक सबसे बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन था, जो कि एंजल टैक्स का था। इस पर्टिकुलर प्रोविजन के कारण जो शेयर कैपिटल इशू की जाती थी कंपनी के ऊपर में, उस पर टैक्स लग जाता था बहुत बार, और बहुत सारे लिटिगेशन इसके कारण खड़े हुए। इस बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उस प्रोविजन को भी हटाने की बात कही है, जो कि एक बहुत ही वेलकम स्टेप है जी। तो यदि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये 3 बहुत अच्छी बात है एमएसएमई के हिसाब से। बाकी एमएसएमई के हिसाब से मुझे लग रहा है 3 पॉइंट्स आपने कहे हैं, और तीनों वेलकम के ही पॉइंट हैं। राइट। तो आपके हिसाब से 10 में 10 मार्क्स मिलना चाहिए। एकदम बिल्कुल। तो पारक साहब, आप भी इनकम टैक्स के भी एक्सपर्ट हैं, तो आप बताइए कि इनकम टैक्स के लिहाज से आप क्या देखते हैं, एमएसएमई को क्या गेन होता है? 10 में 10 मार्क्स दे रहे हैं, 3 के 3 पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं। देखिए, इनकम टैक्स में तो राज जी ने वैसे बता ही दिया है, और इनकम टैक्स में मैं एक बात मानता हूं कि जो भी चीजें इनकम टैक्स के अंदर में बहुत ज्यादा जो आती है ना, उसमें वो एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो ठीक है, थोड़ा बेटर है, थोड़ा नहीं है, पर बहुत ज्यादा कभी भी कोई भी बजट में आप अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स से एमएसएमई को कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया है या नुकसान हो गया है। तो राज जी ने जो बोला वो एकदम ठीक है कि ये सब चीजें जो है ये पेव वे तो कर ही रही है, एमएसएमई के लिए कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट दे रही है, पर मेजर अगर हम देखें कि मेन मुद्दा जो होता है एमएसएमईज का, वो टैक्स से ज्यादा रहता है उनके बिजनेस की ग्रोथ की बिल्कुल, कि उसमें हमें क्या इम्पेटस मिल सकता है, उसमें हमें सरकार से क्या मदद मिल सकती है। उनका सबसे बड़ा जो हर समय डिमांड रहती है वो वही रहती है कि भाई, क्योंकि एमएसएमईज को हमारे देश में ग्रोथ इंजन कहा जाता है, पर क्या वो ग्रोथ इंजन को फ्यूअल करने के लिए, वो ग्रोथ इंजन को चलाने के लिए क्या गवर्नमेंट उतना फ्यूअल दे रही है, इस बारे में कभी कोई मतलब तो सोचता मैं यहाँ नहीं एक है। सवाल करूंगा आपसे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एक स्लोगन चला था और बहुत अप्रिशिएट किया था आप जैसे ही एक्सपर्ट हमारे पैनल में, आज कहाँ देख रहे हैं उन सब योजनाओं को? देखिए, योजनाएं तो है, उस पर वर्क भी कर रही है। मैं आपको इसी बजट से रिलेटेड जो एमएसएमई के ऊपर में कुछ जो योजनाएं गवर्नमेंट ने बताई है, अनाउंस किए, मैं उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा बोलूंगा। एक, उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर सरकार अप टू 100 करोड़ तक की गारंटी देगी और लोन देगी विदाउट कोलैटरल अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये एक स्कीम वो लोग ला रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बोला है कि एमएसएमईज के लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी करेंगे। अब वो ये जो स्टेटमेंट है टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू एमएसएमईज, ये अपने आप में एक इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि आप सपोर्ट करोगे कैसे? क्या आपके एमएसएमईज उस नॉर्मल लेवल के सपोर्ट के लिए भी तैयार है? आज आप कुछ भी अगर कर भी दोगे तो क्या एमएसएमई उतने भी ऊपर आ चुके हैं कि वो नॉर्मल टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर सकें? तो क्या उनको उस तरह से पहले वो ट्रेनिंग दी जाए कि पहले वो जितनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है या उनको तो अवेल कर पा रहे हैं कि नहीं है? क्योंकि आप स्कीम्स तो बहुत सारे ला दोगे, पर चैलेंज होता है उनको इंप्लीमेंट करना। क्योंकि एमएसएमई की अपनी भी एक समस्या होती है कि उसको अपना बिजनेस भी चलाना है, उसको अपना एम्प्लॉय भी देखना है, उसको गवर्नमेंट की स्कीम भी समझनी है, उसको टैक्स भी देना है। तो वो ऑलरेडी इतनी चीजों से घिरा हुआ रहता है कि उसी में और नई जब स्कीम आ जाती है तो जब तक आप स्कीम को समझते हो तब तक पुरानी स्कीम आपकी इंप्लीमेंट करने के लिए मतलब समय नहीं रह जाता, समय ही नहीं रह जाता। क्योंकि आपके पास उतने मैन पावर नहीं होते, उतने प्लानर नहीं होते, उतने सारे लोग नहीं होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन कर पाते हैं। सही है। तो इसमें एक अच्छी चीज जो मुझे लगी जो कि डायरेक्ट बेनिफिट कर सकता है वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में जो अनाउंसमेंट हुआ है।
फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव में आप जो भी नए एम्प्लॉय को रखते हो उसके अंदर में 15,000 रुपए तक का एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये 3 फेजेस में होगा, मे बी 3 महीनों में होगा और उन्हीं को होगा जिनकी सैलरी में भी अप टू 1 लाख रुपीज है। तो ये जो चीज है ये एटलीस्ट एक डायरेक्ट बेनिफिट है। दूसरा आप पीएफ में जो थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाइए तो कैसे, मतलब क्या है? जैसे सपोज आज आप एक नया एम्प्लॉय, आपने 5 नए एम्प्लॉयज अपने कंपनी में रखे, तो उसके अंदर में उसकी सपोज करिए कि सैलरी है लेट्स से 25,000 रुपए, ठीक है। अब उसके अंदर में आपको 15,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। 15,000 रुपए का जो ये बेनिफिट मिलेगा ये 3 फेजेस में मिलेगा, 5-5 हजार करके आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो इससे क्या है कि आप नए एम्प्लॉयज को लेने के लिए आपको एक इंसेंटिव मिल रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी अलग से उन्होंने ये कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी मिलेगा। आप जो पीएफ कंट्रीब्यूट करोगे उसमें भी सरकार कुछ उसके अंदर में कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसकी जब डिटेलिंग आएगी तो हमें समझ में आएगा, पर ये डायरेक्ट बेनिफिट है। और इसी के साथ लिंक करके उन्होंने जो बोला कि स्किल भी हम करेंगे, तो अगर स्किलिंग असलियत में अगर ये स्किलिंग स्कीम अच्छी होती है तो आपको स्किल्ड मैन पावर भी मिलेगा। तो ये सब चीजें एमएसएमई को जरूर उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए उनको हेल्प करेगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुलसियान साहब के पास आऊं, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की अनदेखी की गई है क्योंकि सरकार चलाना मोदी जी की मजबूरी है, इसलिए आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष पैकेज दिया गया या विशेष सुविधा देने की बात हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई है। जरा सुनिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है। बंगाल को लेकर जलते हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, only the political mission is there. I don't see any light. It is a dark and dark. Party, they will give the reply. I am not at this ask or statement before attending the meeting. So whatever is pending earlier, we are sending that draft to them for written speech. They are asking. You know, whatever I speak spontaneously. Always, all the speakers cannot speak the written speech, but they ask our written speech before the meeting. So whatever is pending, that we are sending. But what I want to speak, that I will speak at the time of the meeting. दार्जिलिंग देखिए, दार्जिलिंग से वोट लेते हैं, वोट का टाइम में बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं, और वोट आ जाने के बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को कार्शियांग को भूल जाता है। ये उसको नेचर है। ये तो दार्जिलिंग का पहाड़ी भाई बहनों को इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना दार्जिलिंग को। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं युवाओं को, क्योंकि आजकल जो देश में युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। गवर्नमेंट के जिम्मेदार और कोलकाता पुलिस, खास करके कोलकाता कॉरपोरेशन और तमाम धर्मों, मुख्यमंत्री जी चल पड़े हैं आपको राह दिखाने के लिए, आपको आगे आना है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। झारखंड में नियुक्तियों का बढ़ता कारवां, उपस्थित देवियों और सज्जनों, उम्मीदों से भरा है आज का ये दिन। हमारी सरकार के शानदार प्रयासों की एक कड़ी है आज का दिन। नियुक्तियां और नियुक्तियां। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशें रंग ला रही हैं। युवाओं का भविष्य हमारे राज्य में संवर रहा है। नियुक्ति की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज विभिन्न विभागों के लिए चयनित कुल 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति
पत्र प्रदान करने का ये बड़ा दिन है। आज के इस अवसर पर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त विशिष्ट अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूं सचिव जल संसाधन विभाग सह अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आदरणीय श्री प्रशांत कुमार सर से। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग